नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड करी थी। वन फॉर द स्टॉक एनालिसिस फॉर आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड दूसरा अशोक लीलैंड के लिए। वो दोनों में ही आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टॉक एनालिसिस फॉर वन ऑफ द मोस्ट अंडरवैल्यूड बैंक ऑफ आवर नेशन। साउथ इंडियन बैंक के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। स्वदेशी मूवमेंट जब अंग्रेजों के ज़माने की हुआ करती थी, ये तब का बैंक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड पूरा का पूरा इस स्टॉक से रिलेटेड इसका जो भी एनालिसिस है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा और क्यों ये आज तक इतना अंडर वैल्यूड रहा है, उसके पीछे के रीजंस, पिछले 2 साल में क्या कुछ हुआ है और क्या ये राइट टाइम है इसके अंदर बाय करने का, क्या इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए और किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने रिटर्न्स को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं, उस बारे में मैं आपको सब कुछ जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा सविनय निवेदन, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी बहाने आपके लिए लगातार ऐसी अच्छे से अच्छी वीडियोस लगातार लाता रहूंगा। कल फ्राइडे के दिन ये स्टॉक ₹7.20 पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ से भी ज्यादा की वॉल्यूम्स में ट्रेड हुई है। अगर एक मेजर अपडेट जो कि इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स अभी रिसेंटली रिलीज हुए थे, अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो वो पॉजिटिव है। मार्केट में बहुत ज्यादा चीजों को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन ओवरऑल इस वीडियो में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसके ओवरऑल जो रिजल्ट्स रहे हैं पिछले एक क्वार्टर के, वो काफी पॉजिटिव रहे। अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के अगेंस्ट में डिलीवरी उठाने की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही कमाल की रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 62% से ज्यादा एनएसई में इसकी ट्रेडिंग हुई जिसके अगेंस्ट में डिलीवरी उठाई गई है। वहीं दूसरी ओर बीएसई में 50% से ज्यादा डिलीवरी लेने का मतलब ये अपने आप में बयां कर रहा है कि काफी सारे लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और वो बाय करने की पोजीशन में हैं और बाय कर रहे हैं। और बाय करने के पीछे का पर्पस दोस्तों हम सब लोगों को पता होता है, वो सिंपल यही है कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अब प्राइस मोमेंटम के हिसाब से पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्टॉक अब राइज करना शुरू होगा। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे की कुछ रीजन। नंबर 1 इसका पीई रेशो मात्र 11। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री का पी 26 से ऊपर। दूसरा, प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो देखा जाए तो मात्र 0.25। दोस्तों उसकी बुक वैल्यू 28 है, जबकि इसका अभी ऑनगोइंग करंट स्टॉक प्राइस सिर्फ ₹7 पे घूम रहा है। वहीं दूसरी ओर ये लगातार डिविडेंड देता है हुआ स्टॉक। अगर आप पिछले साल को छोड़ दीजिए जो कि 2020 का रहा, अगर उस साल को छोड़ दिया जाए मार्च 20 के अलावा, तो इसने लगातार, आप देख पा रहे हैं चार्ट पे, यहाँ डिविडेंड का, फिर डिविडेंड, फिर डिविडेंड और फिर डिविडेंड, यहाँ पे लगातार इसने आपको डिविडेंड पे किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर नेगेटिव साइड पे बात करें तो इसका ईपीएस इज मेयरली 0.62, बहुत कम है ये बाकी इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से। तो ये इसका एक नेगेटिव डाउन साइड वाला एक चीज आती है। ये तो रही इसकी वैल्यूएशन से रिलेटेड एस्पेक्ट जो कि आज के सिनेरियो में घूम रहे हैं। अब साथ ही साथ समझते हैं कि क्या इसका फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस कहता है। दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट के मार्जिन में लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज आया है। साथ ही साथ अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले 2 साल से वो डिक्लाइन हुआ है। रेवेन्यूज की बात करूं तो पिछले 2 क्वार्टर से वो डिक्लाइन हुए हैं। प्रोविजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक गुड पॉइंट आया है, इसके प्रोविजंस में डिक्रीज हुआ है। एनपीए नंबर्स भी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स में काफी ज्यादा कम दिखे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो यहाँ एक ये फेवरेबल पोजीशन है। साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक राइजिंग डिलीवरी का परसेंटेज है। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देखिए, अगर 60% बहुत बड़ी वॉल्यूम होती है अपने आप में ये बताने के लिए कि लोग बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यस ये वो मोमेंटम टाइम आएगा जब ये स्टॉक अब राइज करना शुरू करेगा, तो बहुत भारी मात्रा में इसमें डिलीवरी परसेंटेज उठाई गई है। अगर हम आरएसआई की बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की, तो दोस्तों 43 के अराउंड है। टेक्निकल एनालिसिस के दूसरे पहलू में स्टोकेस्टिक एंड विलियमसन रेशोज की अगर मैं बात करूं तो वो ओवरसोल्ड पोजीशन दर्शा रही हैं। वहीं बात करें अगर हम बॉलिंगर बैंड की तो उसमें अपर और लोअर रेंज 7.07 और 8.46 है और ये स्टॉक इसी के बीच में घूम रहा है। तो अगर आप देखें 7.20 पे जो क्लोज हुआ है और 7.07 जो बॉलिंगर बैंड का लोअर रेंज बताता है, ये उसके बहुत ज्यादा क्लोज है। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट का लेवल निकल कर आने वाला है क्योंकि ऑलरेडी अपने सेकंड सपोर्ट को क्रॉस कर चुका है दोस्तों हाल फिलहाल में बॉलिंगर बैंड की अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जाए तो। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वाला स्टॉक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। उसमें मैंने कुछ कंपेरेटिव्स बनाए हैं। सबसे पहले मैंने जो कंपेयर किया है अभी रिसेंटली रिलीज Q1 के रिजल्ट को लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 से, क्योंकि हमेशा मैपिंग इस तरीके से की जाती है, आप लास्ट क्वार्टर से ना कंपेयर करके पूरे साल, एक साल ईयर ऑन ईयर पे जो पिछले क्वार्टर का उस साल का रिजल्ट होता है उससे कंपेयर करते हैं। तो Q1 FY19 को Q1 FY20 से कंपेयर करें तो इसका टोटल इनकम यहाँ पे 4.58% बढ़ा है, विच इज एन अपसाइड। जहां तक नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी बढ़ा है 11%। अगर ग्रॉस एनपीए की तो हाँ वो थोड़े से बड़े हैं, दैट इज अ बैड फिगर फॉर इट, 2.89% वो बढ़ गए हैं। लेकिन अब वो क्यों बढ़े उसके पीछे का रीजन है दोस्तों, और वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी ग्रॉस एनपीए को अगर आप अलग से एब्सोल्यूट अमाउंट में कंपेयर करोगे तो वो डेफिनेटली बढ़ते हुए दिखेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप उसको कंपेयर करो कि कितने एडवांसेस दिए गए, जितने लोन उसमें दिए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज कम हुई है। तो 4.96 से घट के अब वो 4.93 हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर नेट एनपीए भी 3.4% से घट के 3.09% हुआ है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स गुड हो जाता है इफ यू कंपेयर इट विद योर लोन्स एंड एडवांसेस अमाउंट व्हिच यू हैव एक्चुअली रिलीज्ड टू द पीपल। वहीं दूसरी ओर अगर प्रोविजंस की बात करें तो हाँ यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। 205 था, 205 करोड़ से बढ़ के वो 293 करोड़ हो गया
और ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आया है जिसकी वजह से, और ये बैड सिनेरियो है। वहीं दूसरी ओर अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी 10% से बढ़ी है, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। जहां तक रही बात कस्टमर डिपॉजिट्स की, तो दोस्तों वो 7.74% बढ़े हैं, लोन्स एंड एडवांसेस भी 3.40% बढ़े हैं, कासा बहुत इनक्रेडिबली 12% से ऊपर से बढ़ा है, और कासा रेशो की बात की जाए तो वो भी 2% बढ़ी। ये सारे के सारे फैक्टर उसके गुड रिजल्ट की ओर है। तो अब बात आती है, जब ये इतना अच्छा है और सारी चीजें इतनी ही प्रॉफिटेबल दिख रही हैं, तो आखिर ये स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है? तो दोस्तों उसके पीछे के जो दो बड़े रीजन हैं, दैट इज नंबर वन, इसके बढ़ते हुए प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। आप देख पा रहे हैं साल दर साल के हिसाब से, ये मैंने पिछले 5 साल की एक इनकम स्टेटमेंट एक साइट से निकाली है। ये 369 करोड़ हुआ करता था 2016 में, जो कि बढ़ते बढ़ते 2020 मार्च में क्लोज होता हुआ ऑलमोस्ट 1500 पहुंच हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ इसका घटता हुआ नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 334 करोड़ था, जो कि घट के अब सिर्फ 104 करोड़ रह गया मार्च 2020 में। वहीं अगर हम ग्रॉस एनपीएस की भी बात करें तो यहाँ पे जो 1980 था वो बढ़ के अब ऑलमोस्ट 3260 हुआ है। 3260 को अगर आप कंपेयर करो पिछले साल से, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 130 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ग्रॉस एनपीएस बढ़ गए थे, वहीं दूसरी ओर यहाँ पे इसके नेट एनपीएस भी बहुत बढ़ गए थे। तो इसी वजह से पिछले 2 साल से जो इसका आउटलुक रहा है वो मोटा मोटा निचले स्तरों की ओर झुकता हुआ दिखा है कि आखिर कब तक एक स्टॉक गिरता रहेगा। किसी ना किसी दिन तो उसके दिन फिरने ही है। तो क्यों ऐसा लगता है कि अब इसके दिन बेहतरी के लिए अच्छे होने लगेंगे? उसके पीछे के क्यों मैं आपको रीजंस इवैल्यूएट कर रहा हूं, और क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, और क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप इसके अंदर स्टॉक्स बाय करके बैठे हुए हैं तो आप लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। आप लोगों को किसी भी तरीके का सेलिंग प्रेशर अपने अंदर नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि उस प्रेशर को क्रिएट मत होने दीजिए। इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए, और अगर आपने इसमें बाय नहीं किया अभी तक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बेस्ट टाइम है इसको बाय करने का राइट नाउ। एंड व्हाई आई एम टेलिंग दैट, बिकॉज ऑफ अ फ्यू रीजंस। रीजन नंबर वन, दिस टेबल। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक टेबल मैंने कल 3 बजे के राउंड पे यहाँ पे इसको कैप्चर किया है। और आप इसमें एक बात नोटिस करिए, ये जो बाइंग की क्वांटिटी है ये 2,30,000, और वहीं सेलिंग की क्वांटिटी इज मोर और लेस इक्वल टू व्हाट इज देयर इन द बाइंग क्वांटिटी। ऑलमोस्ट दोनों के दोनों 2.5 लाख के अराउंड है, विच इज अ रियली फेवरेबल थिंग फॉर एनी ऑफ द स्टॉक्स। पूरे दिन में 1 करोड़ से ऊपर की ये ट्रेड उस टाइम हो चुकी थी, एंड स्टिल पीपल आर विलिंग टू बाय ऑन द सेम प्राइस। ये बराबर चल रहा है ऑलमोस्ट। और इस बात का जीता जागता प्रमाण है दोस्तों, ये एनएससी पे 90 लाख की क्वांटिटी अगर ट्रेड हुई है तो उसमें अगेंस्ट में 57 लाख वो डिलीवरी उठाई गई है, 62%। बहुत होती है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जो मेरी एक और चीज है जिसको मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये कि पिछले 5 साल का अगर आप डिपॉजिट देखें, 55,000 करोड़ से बढ़ के वो 83,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर इसके लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें जो इन्होंने दिए हैं लोगों को, वो 41,000 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ पे आ गए। लोन टू डिपॉजिट रेशियो लगातार पिछले 5 साल से 74 से 78% के बीच में ही मोटा मोटा बना हुआ है, अगर एक साल को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों ट्रेंड एकदम क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 50% का इजाफा हुआ है इसके डिपॉजिट्स में, जो कि लोगों ने इनके साथ में मेंटेन कर रखे हैं। वहीं दूसरी ओर जो इनके लोन्स हैं उसमें 57% का इजाफा हुआ है जो इन्होंने बाकी दुनिया को दिए हैं। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो वो भी 41% बढ़ी है। दोस्तों ये तो एकदम क्लियर एनालिसिस है कि बैंक तो बढ़ रहा है, और बैंक अपना काम धीरे धीरे बहुत अच्छी पोजीशन में करता जा रहा है। तो रही बात की जी इसके स्टॉक्स में अगर अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है, तो दैट्स बिकॉज कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने इसके अंदर आपको टारगेट जो अब नेक्स्ट दे दिए हैं वो ऑलमोस्ट 11 से 12 रुपए तक के भी दिए हुए हैं। बट मैं आपको कोई ऐसी फैंसी बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव फिगर नहीं देने वाला। आई रिमेन रियली ऑनेस्ट विद यू, बट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इसके अंदर डेफिनेटली एटलीस्ट 30% का अपसाइड जरूर आएगा, और बहुत जल्द आएगा। 7 रुपए 20 पैसे का ये भी ट्रेड हो रहा है, हो सकता है कुछ नेक्स्ट साइकिल्स में ये 7 रुपए तक भी चला जाए, बट उसके बाद उसमें रीबाउंड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 9 रुपए तक जा सकते हैं। एक आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आप जब एक एफडी कराते हैं जिसको आप पेशेंटली आराम से पूरे साल भर सेकते हैं, और उसके बाद आप 6% कमा पाते हैं और वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो एक स्टॉक को होल्ड करने में क्या प्रॉब्लम है? सोच के देखिए दोस्तों, ये अपसाइड देने का पोटेंशियल रखता है आपको 30% तक। लेकिन फिर भी आप एक पैनिक सिचुएशन में आके, सेलिंग प्रेशर में आके जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, और वहां उस पोजीशन में सबसे ज्यादा फायदा होता है बड़े खिलाड़ियों का, बड़े ऑपरेटर्स का, वो जिनको प्राइसेस बहुत अंडर वैल्यूड रकम पे मिल जाते हैं, और आप अपना स्टेक छोड़ के बहुत जल्दी निकल जाते हैं। होल्ड कीजिए दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, स्टे इन्वेस्टेड। इट्स अ गुड स्टॉक, गुड प्राइवेट बैंक। डेफिनेटली आपका स्टॉक बहुत जल्दी रिबाउंड करेगा फॉर द बेटर, एंड प्रोबेबली यू विल एंड अप अर्निंग गुड हैंडसम रिटर्न्स। होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा स्टॉक हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपके लिए जल्द से जल्द उस स्टॉक के लिए भी स्टॉक एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। आई जस्ट होप ये वीडियो पसंद आया आपको, तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।